सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस जो टॉप मोस्ट है और आज उद्देश्य बैच में लगभग 500 स्टूडेंट एनरोल हो चुके हैं। ये 500 स्टूडेंट हमारे वो होंगे जो वास्तव में यूपी पीजीटी में अपना झंडा गाड़ेंगे। तो आते हैं, कंटिन्यू कर लेते हैं हम इस सीरीज को जो हमने 2004 का जो पेपर दिया था आपको, उस 2004 के सेकंड पार्ट पर हम लोग चल लेते हैं। चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर फ्रॉम द फॉलोइंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीजीटी एग्जामिनेशन का जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है साथियों। और मैं आपसे ये कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आप जरूर करते रहिएगा। इन क्वेश्चंस की जो ट्यूनिंग है वो वास्तव में आपकी अपनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूनिंग मानी जाती है। तो मैं कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, किसी कीमत पर नहीं छोड़ना। और ये तो बहुत बार आ चुका है पेपर में, कितनी बार पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है मैं आपको बता दे रहा हूं। कम से कम मेरे पास नोट है, ये क्वेश्चन आया है 5 बार। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको जबरदस्त दिखाई दें उनको किसी कीमत पर आपको छोड़ना नहीं है साथियों, जरूर कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 52 आपको पता है कि चूज द करेक्ट इक्वेशन फॉर द डिटर्मिनेशन। तो आपको एन लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला होता है एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, यानी एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा होता है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2d अपॉन होना चाहिए, यानी कि 2d अपॉन एन साइन थीटा, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू यहां पर हो जाएगा आपका 2 और d बाई एन कर दो और साइन थीटा। तरीका बदला, क्वेश्चन बदल गया, तो आंसर नंबर 4 यहां पर राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में बहुत आता है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 53, 53rd क्वेश्चन जो है ये भी यूपी पीजीटी का जबरदस्त क्वेश्चन माना जाता है, खूब आता है एग्जामिनेशन में, कोई इसको रोक नहीं सकता है। कह रहा है कि आपका अ प्लेन पैरेलल टू y एंड z एक्सिस मेक यूनिट इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस। थोड़ा सा व्यू बढ़ा देता हूं जी, थोड़ा सा व्यू मैंने बढ़ा दिया जिससे कि अब आपको क्लियर दिखाई देगा। थोड़ा सा व्यू बढ़ाने से फायदा। अब कह रहा है कि मिलर इंडेसेस फॉर द इंटरसेप्ट ऑन द x एक्सिस, सेलेक्ट द करेक्ट मिलर इंडेसेस फॉर दिस प्लेन। अब आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि y और z जो है वो पैरेलल है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। और अगर y और z पैरेलल के ऊपर है तो इसका मतलब हुआ कि एक्सिस क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएंगी। तो y जीरो हो गया और आपका z जीरो हो गया, और x की वैल्यू हो गई ऑन द x एक्सिस, तो x तो रहेगा ही रहेगा, इसका मतलब ये 1 हो गया। तो आंसर फिर आपका क्या बनना चाहिए, तो आंसर भैया आपका बनना चाहिए यहाँ पर 100, ये आंसर बनना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। और ये आ सकता है 2025 के एग्जामिनेशन में, जो 22 का पेपर पेंडिंग चल रहा है। 54वें क्वेश्चन पर चले आते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको सेलेक्ट करनी है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, जिसमें ट्रांसफर ऑफ द मोमेंटम, मॉलिक्यूलर कोलिजन। Select the correct physical property from the following which can be interpret the terms of transfer of momentum। तो मोमेंटम को ट्रांसफर करे ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बाय द मॉलिक्यूलर कोलिजन, यानी मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करे तो विस्कोसिटी में ही संभव है, क्योंकि इसी में मॉलिक्यूल लड़ेंगे। भाई जब पास पास मॉलिक्यूल होंगे तो यहीं पर कोलिजन संभव हो सकता है। तो चौथे का आंसर भी फिर आपका यही हो जाना चाहिए, ये बात आप नोट कर लीजिए। इसके बाद 55वें क्वेश्चन पर चले आइए। 55वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर इक्वल टू 1 है तो फिर मॉलिक्यूल स्टेबल माना जाता है। तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इसके बाद चले आइए, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज ग्रेटर देन कॉपर। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल जिंक का कॉपर से ग्रेटर है, वाइल सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल कॉपर का। क्योंकि आपको बताने की कोशिश करूंगा, फर्स्ट इसलिए है क्योंकि जो कॉपर का जो भाई कॉपर का सेकंड इसलिए ज्यादा हो रहा है क्योंकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है। भाई अगर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम लोग, तो यहां पर आर्गन हो गया और आपका 3d10 और 4s1, तो पहला तो आसानी से निकल जाएगा लेकिन दूसरा नहीं निकल पाएगा। जबकि जिंक में देखेंगे तो यहाँ आर्गन 3d10 और 4s2 पहला मुश्किल से निकलेगा। तो इसका मतलब हुआ कि आंसर हमारा कौन सा सही होगा, आंसर हमारा सही हो जाएगा ये वाला फोर्थ।
यानी सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल इन केस ऑफ कॉपर, वाइल केस ऑफ जिंक सेकंड इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम द एस ऑर्बिटल। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप मान लीजिए अच्छी तरीके से। ठीक है, समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर करते रहिए। थोड़ा सा पानी पी ले 1 मिनट के लिए। चलिए अभी इसके आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कह रहा है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए साथ बने रहिएगा। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विल फेवर द कोवेलेंसी, कौन कोवेलेंसी को फेवर करेगा? तो फजान रूल ये कहता है कि पॉजिटिव का साइज छोटा हो और चार्ज ज्यादा हो। ठीक है, ये बात आप ध्यान देना चाहिए। तो स्मॉल पॉजिटिव आयन एंड लार्ज चार्ज ऑन बोथ आयन, चार्ज दोनों पर ज्यादा होना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, इससे मतलब नहीं होता है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज रिलेटेड टू बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू निकालते हैं हम लोग इस फार्मूले से। बिल्कुल सेलेक्ट है, रटा हुआ फार्मूला है, यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई जोर नहीं लगाना। जबरदस्त सीरीज चल रही साथियों। अगर आप अब भी इस पर कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आप केवल और केवल पढ़ाई के लिए जो है वो मात्र यूज कर रहे हैं, लेकिन उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो फंक्शन ऑफ साई स्क्वायर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जानकारी देता है। तो मैं आपको यहां बताने की कोशिश करूंगा कि एम्पलीट्यूड केवल साई बताता है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन यहां पर बताएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम के लिए। कंडक्टिविटी मेजरमेंट हैज शोन दैट इन द कॉम्प्लेक्स द टोटल नंबर ऑफ आयंस, एक तो ये बनेगा और आपके 2 ये बनेंगे, टोटल यहां पर 3 आयन बन जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहां पर आपको निकालना पड़ेगा, निकालने का रीजन भी आपको बता देता हूं। यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी और +2 आने का मतलब यहां पर आयरन हो गया। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। चलो निकालना पड़ेगा। यहाँ आयरन का एटॉमिक नंबर हो गया 26, तो 26 ये करो, 26 माइनस लिगेंड्स यानी कि माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो गया, तो 26 में से 2 गया, आपका 24 बचा। ठीक है, 24 बचा और 24 में आप 6 दूनी 12 जोड़ दीजिए तो या 10 जोड़ दो तो टोटल इसका 36 आ जाएगा, इसका 36 आ जाएगा। निकिल का 28 होता है, 0 कर दो, 28 माइनस 0 +8 कर दो तो 28 और 8 ये भी 36 आ जा रहा है, दोनों का 36 हो गया। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दूसरे का एटॉमिक नंबर आप कैलकुलेट करें, किसका? कोबाल्ट का 27 होता है, माइनस का आपका 3 कर दो और प्लस का आप 12 कर दो, तो यहाँ पर 27 और 9 ये भी 36 हो गया। तो अब एक ही ऑप्शन ही बचा, यहाँ ज़्यादा सोचने वाली वैसे बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसे निकालना। वैसे आंसर तो आपका ये फाइनल हो गया, तीनों के सेम आ गए हैं 36, लेकिन यहाँ अगर निकालना चाहो तो ये 78 होता है, माइनस का आपका 4 कर दीजिए और प्लस का यहाँ पर 12 कर दीजिए, तो ये आपका 78 और 8 कितना हो जाएगा? 78 और 8 आपका 86 निकल के आएगा, जो संभव बिल्कुल सबसे अलग है। तो यही हमारा बेस्ट है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ऑर्डर ऑफ द लुईस एसिडिटी ऑफ द ट्राई हैलाइड, तो ऑर्डर लुईस एसिडिटी का ट्राई हैलाइड का BF3 BCl3 BBr3 BI3 होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट द आंसर। देखो ये क्वेश्चन पीजीटीज में अक्सर आता है, बहुत आता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि पहले आप हमेशा याद करो 0.155 से 0.225, 0.225 से 0.414, 0.414 से 0.732, 0.732 से 1 पर चले जाना है। तो आपका COTT याद रखना है। अगर आपको CTO याद रखना है तो यहाँ पर आपका ध्यान रखना है, ये हो गया आपका टेट्रा का, ये हो गया आपका टेट्रा का, सॉरी मतलब मैं उल्टा चल रहा हूँ। यहाँ पर ये हो गया आपका क्यूबिक, ऊपर से चल रहा हूँ 0.7 से 1, अब आप इससे 0.7 से 0.44, ये आपका आ जाएगा टेट्रा ऑक्टा का। COT हो गया CO, और यहाँ पर आपका आ जाएगा T, और यहाँ पर आ जाएगा फिर T। तो इसका मतलब हुआ कि A का T ट्राइगोनल प्लेनर और B का टेट्राहेड्रल
और सी का, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन जा रहा है। ये भी जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त सीरीज के साथ में चल रही है, आप ध्यान दीजिएगा। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो फ्लोरीन क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज्यादा होती है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रेंड इन द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा एस का होता है, फिर पी का, फिर डी का, फिर सबसे पुअर एफ का होता है। ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन भी पीजीटीज में बहुत आता है। सेलेक्ट द रॉन्ग, इसमें से रॉन्ग आपको ढूंढना है। तो NaCl बिल्कुल सही है, स्टेबल होता है, ये भी सही है। नोबल गैस फ्रॉम द आयनिक हैलाइड, ये वाला क्वेश्चन हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, नोबल आयनिक हैलाइड नहीं बनाते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। उसके बाद द वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी लेवल के, E इज इक्वल टू SC अपॉन लैम्डा होता है, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू होता है HC अपॉन लैम्डा, तो इसका मतलब ये जवाब हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एंगल, तो एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, यहाँ 109, 104, 107 ये हो गया, नहीं ऑर्डर सही है। यहाँ पर H2 ऊपर से नीचे आने पर एंगल डिक्रीज करता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कह रहा है यहाँ पर आपको ये भी बताएंगे कि ये एंगल आपका SE का थोड़ा H2S का ज्यादा होगा SE थे, तो ये यहाँ पर गलत हो गया, तो ये दोनों रॉन्ग हो चुके हैं, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। PI3 का एंगल PCl3 का एंगल ज्यादा होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अब बचा हमारे पास ये, तो यहाँ पर ये भी आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार इनके जो एंगल्स हैं वो आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो ऊपर से नीचे, एक तो ट्रेंड आपको याद रहे कि आखिरकार ट्रेंड क्या है, तो ट्रेंड जब याद रहेगा तो फिर आप आंसर देने में भी आपको आसानी रहेगी। तो ट्रेंड को आप जरूर याद रखिए, क्योंकि ट्रेंड ही हेल्पफुल होता है इसमें। अब अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात कर लेते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बाद यहाँ आपको देखो पॉजिटिव है, मतलब लोन पेयर है नहीं, तो एंगल बढ़ जाएगा। यहाँ लोन पेयर की अवेलेबिलिटी है, एंगल डाउन हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर। और यहाँ पर है नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ ये कंडीशन बन जाएगी, क्योंकि यहाँ एक लोन पेयर होगा, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो इंपॉर्टेंट है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन अगर दोनों में काउंट करोगे तो एक ही आएगी, sp2 एक ही। अगर बना करके भी डायग्राम आप देखना चाहते हो देख लीजिए, यहाँ पर N हो गया और ये आपका O2 हो जाता है। 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में होते हैं, तो आपका ये हो गया। अब अगर यहाँ पॉजिटिव लगा दिया तो ये कहानी खत्म हो गई, तो सबसे बड़ा एंगल तो भाई लोन पेयर है ही नहीं, यहाँ पर लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर। और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा ज्यादा होगा, और यहाँ पर पूरा लोन पेयर बन जा रहा है, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पहले से है, तो इसका एंगल तो और कम हो जाएगा। तो ये ऑर्डर आपका कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया आयोग ने, ये भी आप जानिए, इस चीज को जानिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो आपको पता होना टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जो होता है वो आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन नहीं हो सकता, नहीं, स्ट्रॉन्ग है। वीक फील्ड लिगेंड जो होता है वो वीक फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D4 D5, तो अगर वीक फील्ड है तो D4 D5 नहीं, ना 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 नहीं नहीं नहीं। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि D4 होगा, नहीं, संभव नहीं है। D5 D6 D7 ना, अगर लो स्पिन है तो रूल को फॉलो करेगा। डी में 4 इलेक्ट्रॉन T2G लेवल पर नहीं आ पाएंगे, तो इसका मतलब वीक फील्ड ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो हाई स्पिन लिगेंड कहलाता है। तो यहाँ पर मैं, यहाँ से मतलब न रखिए, मैं सीधा सीधा ऐसे बोलूँ कि वीक फील्ड जो होता है वो हाई स्पिन होता है और स्क्वायर प्लेनर होता ही नहीं। स्क्वायर प्लेनर में जो होता है लो स्पिन की बात होती है। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वैसे तो स्क्वायर वाला बनाया ही नहीं जाता, इसको तो आप वैसे ही कट कर दीजिए। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल, तो यही वाला हमारा करेक्टली मैच्ड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वीक स्पिन। स्ट्रॉन्ग फील्ड का मतलब हो गया कि आपका स्पिन कैसा है, लो स्पिन हो गया, ये लो स्पिन वाला होगा, जबकि यहाँ पर स्पिन हाई दे रखा है, तो यहाँ पर मैं लो स्पिन लिख देता हूँ, लो स्पिन हो गया। एक बात ध्यान देना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट पेयर इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए आपको कौन सा यूज करना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर के लिए ये यूज करना पड़ेगा। जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ द कर्व इज फॉल्स, तो अगर n की वैल्यू 3 है तो l कभी भी 3 नहीं आएगा, ये संभावना है ही नहीं।
तो यहां पर चले आइए। कलर K2Cr2O7 का कैसा है तो आपको पता होना चाहिए। कलर K2Cr2O7 येलो ऑरेंज कलर होता है। तो इन बेसिक मीडियम में तो येलो होगा, वैसे तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन बेसिक मीडियम में येलो हो जाता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए। बेसिक मीडियम में ये येलो कलर का होगा, वैसे तो आपका ऑरेंज होता है, ठीक है। और पिंकिश कलर अगर मैं बोलूं तो फिर थोड़ा सा एसिडिक मीडियम ले लीजिए तो हो जाएगा। विद द राइज इन टेम्परेचर केमिकल एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज कर जाता है, तो इसका मतलब आंसर यहाँ पर ये वाला आंसर ये हमारा सही होगा 73 वाले में। तो क्वेश्चन एक से एक धांसू है, इन्हें करिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ द लिथियम एंड मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप की बात करें तो यानी कि लिथियम और मैग्नीशियम की, इसलिए क्योंकि इनका जो कैटायन और एनायन का रेशियो होता है वो लगभग समान आता है। तो रेशियो बिटवीन द चार्ज एंड रेडियस रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स हैज द हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस कहाँ पर निकल के आएगी, जहां पर आप ये जान लें कि हाईएस्ट मोलर कंडक्टेंस COCl3.6NH2O5NH3। तो अगर मैं इस वाले क्वेश्चन पर आपसे ये कहूं कि हम नंबर ऑफ द जो बोले जाए कि काउंटर आयन की वैल्यू निकालना पड़े, या फिर ऐसे बोले जाए कि आयोनाइजेशन कहाँ पर बढ़िया होगा, तो वो एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ लेना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आ पाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ चल लेते हैं तो ये तो आपको याद होना चाहिए तभी हो पाएगा, क्योंकि अगर हम इस वाले कॉम्प्लेक्स में चलें तो यहाँ पर आपका ये CO के साथ 6 जोड़ गए, यहाँ पर 3 और एक 4। एक क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमें जब तक ये नहीं पता लगेगा कि मोलर कंडक्टेंस जो है वो कितने आयन रिलीज कर रहा है, तब तक हम इसको नहीं बता पाएंगे, ये बात ध्यान दीजिए। तो अच्छा 6 3 9 आ गया, ओहो ठीक समझ गया। तो अब आप ऐसा करो, टोटल जो है इसमें आ रहा है 9, टोटल 9 आ रहा है, तो इसका मतलब 9 में से आप इसमें से घटा दीजिए, 9 में से 5 घटा दीजिए, तो 9 में से 5 गया तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। 9 में से कायदे में 6 घटना चाहिए, 9 में से 6 गया तो आपका 3 बचना चाहिए। यहाँ पर 4 और 3 7 है, 7 में से 6 गया, यहाँ 1 बचना चाहिए। ये एक्चुअल में कंडीशन ये होती है NH3 का होल 6 और ऊपर आ जाते हैं आपके 3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर जब 6 यूज हो गए तो 3 बचे, यहाँ पर 6 यूज हो गए तो 1 बचा, यहाँ पर 6 यूज हो गए तो 2 बचे, यहाँ पर 6 यूज हो गए तो 0 बचा। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा जो कंडक्टेंस आएगी वो यहाँ पर ये वाले फर्स्ट वाले की आएगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि आयनाइजेशन में जो 2 डिग्री होती है, जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती हैं वो आयनाइज नहीं होती, और सेकेंडरी वैलेंसीज कोबाल्ट की यहाँ पर 6 आ जाएगी, इस बात का ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता है। अगर मैं देखता हूं आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर आप कहो तो यहाँ पर आ जाएगी आपकी एक आपका 3D हो गया, 3D और 4s, तो 4s तो 2 था, 3D 5, 3D 6 हो जाता है, देख गया ये 5 आ गया, और ये 5 आ गया, और लिगेंड है यहाँ पर साइनो, तो ये आपका पेयरिंग हो जाएगा। जब 5 की पेयरिंग कराओगे आप, 5 की 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, मतलब ये पैरामैग्नेटिक होगा। जबरदस्त क्वेश्चन की सीरीज चल रही साथियों, कमेंट आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर द वेवलेंथ लैम्डा एसोसिएटेड विद द पार्टिकल ऑफ द मास m, तो आपको लैम्डा इज इक्वल टू H/m इंटू OV होता है, तो फार्मूला नंबर ये वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन जबरदस्त है, और अगर आप लोगों का मन करे तो एक आध कमेंट जरूर कर दीजिए, हमारे भी दिल को लगेगा कि नहीं आप वीडियो हमारी देख रहे हैं और इंटरेस्टेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मेटेलिक, तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है, तो आपका सीजियम हो जाएगा। इन अमोनिया मॉलिक्यूल वेस्पर थ्योरी प्रेडिक्ट दैट बॉन्ड एंगल जो होता है वो एक्चुअल से इसलिए कम हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन ज्यादा होने के कारण एक्सपेक्टेड से एंगल जो है वो कम आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा।
बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। विच वन इज करेक्ट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। अगर हम लोग ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें स्ट्रक्चर पता लगता है कि ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये आता है। तो इसमें अगर POH बॉन्ड देखें, POH बॉन्ड 1 2 3 होते हैं, तो 3 POH बॉन्ड है, PH बॉन्ड एक भी नहीं है, PO बॉन्ड केवल यहाँ पर एक ही है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों कमेंट जरूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी से हम लोग देखते हैं कि आखिरकार आप हमें कितना वॉच कर रहे हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन। तो सेकेंडरी वैलेंसीज जो होती हैं वो डायरेक्शनल होती हैं और प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारा ये हो जाएगा। एसर्शन रीजन के इस बार क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है, ये बात भी आप जान लीजिए अच्छी तरीके से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate of stannic oxide is obtained in the colloidal form by using the hydrochloric acid, solution obtained is positively charged. हाइड्रोक्लोरिक एंड reduces the stannic oxide, दोनों स्टेटमेंट हमारे जो हैं वो सही नहीं। पहला वाला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो फिर हम ढूंढ लेते हैं आंसर। आंसर हमारा हो जाता है A is true but R is false, ठीक है ना। रीजन तो बात की बात है, पहले तो स्टेटमेंट ही सही हो तभी तो रीजन हम लोग ढूंढेंगे। 83 पर ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, ये उसका फार्मूला होता है, धन्य से याद कर लीजिए और यही आपका काम आ जाएगा। बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एग्जामिनेशन में आने के NMR स्पेक्ट्रम, ये C2H5OH का जो आते हैं, इसमें सिग्नल निकालने की बात आती है। मैंने आपको सिखाया था कि ये सब एक कैटेगरी के प्रोटॉन है, ये दोनों एक कैटेगरी के, और ये इसमें टोटल 3 सिग्नल आएंगे। तो आपको C2H5OH के कई बार सिग्नल पूछे गए, आप बता दीजिएगा। फेस सेंटर्ड में टोटल नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड में, तो 8 इधर से हो गए और आपके ऊपर नीचे से 1 हो गया। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, तो फेस सेंटर्ड FCC में 12 आता है कोऑर्डिनेशन नंबर और HCP में भी 12 ही आता है। दोनों की वैल्यूज को याद रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आ गया है, वेंडर वॉल कांस्टेंट फॉर द बी फॉर द, यानी कि अगर हम वेंडर वॉल कांस्टेंट की बात कर लेते हैं तो आपको फार्मूला वेंडर वॉल कांस्टेंट का पता रहना चाहिए। B इज इक्वल टू क्या होता है, B इज इक्वल टू NB के बराबर होता है, सॉरी NB इज इक्वल टू, फार्मूला आपको पता होना चाहिए वेंडर वॉल का, V माइनस NB इज इक्वल टू NRT होता है। तो लेकिन B किसके बराबर हुआ, B बराबर हो जाता है आपका V अपॉन N के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि अगर आपसे कहें कि वेंडर वॉल कांस्टेंट ये दे रखा है एवोगाड्रो और वॉल्यूम मल्टीप्लाई करनी है, केवल गिनती 40 से 6 चौक 24 240 हो जाएगा। यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो B की वैल्यू जो है, वॉल्यूम पूछा है ना, NB के बराबर ही होगा, वॉल्यूम जो होगा वो NB के बराबर होगा। तो यहां तो कुछ करना ही नहीं है, वॉल्यूम जो है वो N इंटू B के बराबर होगा। N कितना है, 6 इंटू 10⁻23। वेंडर वॉल कांस्टेंट V फॉर द गैस इज इतना, ठीक। एज्यूमिंग मॉलिक्यूल स्फेरिकल एंड एवोगाड्रो नंबर इतना है। तो इसमें मल्टीप्लाई ही होनी है, कुछ और तो होना नहीं भाई, क्यों मल्टीप्लाई ही होनी है। चलिए द वॉल्यूम पूछा है तो चलिए करते हैं एक बार। 40.8 ml है, ओहो पर मोल दिया है, पर मोल दिया है, यानी कि V अपॉन N की वैल्यू है, डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 40 को अगर हम लोग डिवाइड 40 अपॉन 6 कर लेते हैं तो 6 इस वैल्यू को उससे डिवाइड करना पड़ेगा ना, इंटू 10⁻23 हो गया। 6 एक कम 6 दूनी बार 6 अट्ठे 6 पंजे 30 6 छंग 36, तो 6 पॉइंट समथिंग ही आना चाहिए। तो 36 वाले का आंसर क्या आ रहा है, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया क्वेश्चन ने, एक मिनट। वेंडर वॉल कांस्टेंट V फॉर द गैस, यानी कि V की वैल्यू जो है वो आ रही है 40.8, ठीक है, ml है पर मोल। एक बात, एज्यूमिंग मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल,
अगर मॉलिक्यूल स्फेरिकल है तो इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम बी हो गया, मॉलिक्यूल एन भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। और एवोगैड्रो नंबर इतना आ रहा है गैस मॉलिक्यूल में, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। चलिए इसको अभी हम लगाते हैं, 16 वाले को अभी थोड़ा सा लीव करते हुए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग स्लिप कर रहा है यहाँ पर, कोई बात नहीं, आगे कंटिन्यू। ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन टू एंट्रोपी ऑफ एन आइडियल गैस इज इवेल्युएटेड बाय द यूज ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। तो मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसलेशनल जो कंट्रीब्यूशन होता है एंट्रोपी का, वो हमेशा सेक्यूर और ट्रोडे इक्वेशन से दिया गया था, ये याद कर लीजिएगा। डिवाई अलग है, बेंटहॉफ अलग है, गिब्स अलग है, ये तीनों इक्वेशन को अगर आप याद कर लोगे तो मुझे आपको जरूर ये बताने में आसानी रहेगी कि आखिरकार इसका आंसर क्या होना चाहिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का जरूर आप ध्यान दीजिएगा। सोडियम थायोसल्फेट इज यूज फोटोग्राफी में कॉम्प्लेक्स एजेंट के रूप में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स एजेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीजीटी एग्जामिनेशन पर अगर हम देखते हैं, विच स्पेक्ट्रल सीरीज इज फाउंड इन विजिबल स्पेक्ट्रम, तो अल्ट्रावायलेट, लाइमन, बामर विजिबल में आएगी, तो यहाँ पर बामर सीरीज को टिक कर लीजिए, बामर यहाँ सेकंड नंबर पर आ जा रही है। विच इज द लीस्ट बेसिक ट्राईहेलाइड, तो लीस्ट बेसिक NF3 होगा, कारण है कि लोन पेयर बहुत टाइटली हेल्ड हो जाता है, इसलिए ऐसा होगा। जर्मेनियम हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकॉन, क्योंकि पी ऑर्बिटल का पुअर शील्ड, डी ऑर्बिटल का पुअर शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर काम करता है। विच अरेंजमेंट इज इजिली हाइड्रोलाइज्ड, तो आपको बताऊंगा मैं यहाँ पर कि NCl3 जो है वो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है, जबकि PCl3 कम होता है। तो इजिली हाइड्रोलिसिस में यहाँ पर NCl3 में डी ऑर्बिटल तो है नहीं, इजिली हाइड्रोलाइज्ड की बात कर रहा है ना, नहीं ये नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट नहीं होगा। हम कहेंगे आपसे कि सबसे पहले SbCl3 होगा, इजिली हाइड्रोलाइज की बात कर रहा है, फिर AS, फिर ये NCl3 बहुत आसानी से हाइड्रोलाइज नहीं होगा, डी ऑर्बिटल नहीं है इसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम 4 के साथ में जाएंगे, ऑप्शन 4 के साथ में जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम आंसर नंबर 4 के साथ में जाएंगे, ठीक। SbCl3 आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएगा, आयनिक करैक्टर इसके अंदर ज्यादा हो जाएगा और डी ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ विच ट्रांजिशन मेटल आयन शोज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, तो अनपेयर्ड तो भाई यहीं पर ज्यादा है, तो यहीं पर आए। आयोडीन ऑन रिएक्शन विद HNO3, अगर आयोडीन की रिएक्शन HNO3 से करा देते हैं तो आपको लेना 2HiO3 बनता है, तो 2HiO3 और ये हो गया IO4, ये हो गया, तो 2HiO3 आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, जो जबरदस्त है आपका आंसर। द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द इनर्ट गैस, जीरो होती है, जीरो होती, ना इलेक्ट्रॉन लेगा ना इलेक्ट्रॉन देता है, तो यहाँ पर हम लोग जीरो पर ले आएंगे। शेप ऑफ द F6 जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है, ऑक्टाहेड्रल आप नोट कर लीजिए, वैसे भी निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी कि अगर हम सल्फर को देखते हैं तो सल्फर ऐसे बना लेते हैं, ये हो गया आपका सल्फर और ऊपर नीचे हो गया, तो ऑक्टाहेड्रल सिंपल है। द सीक्वेंस ऑफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ द लिथियम हैलाइड, और लिथियम का हैलाइड सबसे पहले कौन घुलेगा एल्कोहल में, तो एल्कोहल में एक्चुअली में कोवेलेंट करैक्टर होता है, जितना आयनिक करैक्टर होता है, तो जो मोर आयनिक होगा वो जल्दी घुलेगा, तो ये मोर कोवेलेंट है, ये मोर आयनिक है, तो यानी कि इसका मतलब फर्स्ट वाला आंसर हमारा सही आंसर है, इसको आप लगा लीजिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि विच विल नॉट गिव द आइडोफॉर्म, पॉजिटिव आइडोफॉर्म नॉट है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द पॉजिटिव आइडोफॉर्म, अच्छा कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा और ये भी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, तो ये देगा आइडोफॉर्म CH3CHO। अब आइडोफॉर्म टेस्ट कौन, ये एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। टॉलेंस टेस्ट, ओ हो सॉरी, मैं आइडोफॉर्म में दिमाग में चल रहा था, टॉलेंस टेस्ट की बात हो रही थी, वही तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ भी हुआ, लेकिन खैर कोई बात नहीं। टॉलेंस जो होता है वो एल्डिहाइड के साथ टेस्ट देता है, कीटोन के साथ टेस्ट नहीं देता है, तो एल्डिहाइड जो होते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, एल्डिहाइड टॉलन के साथ में टेस्ट देंगे, कीटोन नहीं देते हैं, ऐसा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो इट फॉर्म्स बाय नाइट्रेशन बन जाती है,
इट कैन बी फर्दर नाइट्रेटेड टू गिव द, बिल्कुल सही है। यहाँ पर इट कैन बी ऑक्सीडाइज, KMnO4 से ऑक्सीडाइज करके ये बेंजोइक एसिड नहीं बनाती है, ये टॉलिन बनाती है। मतलब ये वाला थर्ड आंसर सही है, यहाँ पर रॉन्ग है स्टेटमेंट, तो थर्ड सही होगा। विच कंपाउंड अंडरगोज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोअर देन बेंजीन, तो बेंजीन ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, एक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं, बाकी सब इलेक्ट्रॉन की एक्टिविटी को ये बढ़ा रहे हैं, बाकी सब बढ़ा रहे हैं, तो फिर यही स्लो होगा। थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल साइक्लोप्रोपिनाइल कैटाइन, साइक्लोप्रोपिनाइल एनाइन नहीं होता है, कैटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। फ्री रेडिकल बिल्कुल सही है, यही वाला आंसर आएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज कायरल, यहाँ पर आप जिधर से देखेंगे, जहां से देखेंगे वहां से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। एलिन जो होते हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम लोग फर्स्ट वाले के साथ में चले जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। और दूसरी बात आपको बताएंगे कि अगर इनमें सेम नहीं होते तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन जाता। 103 पर चले आइए, आपको पता होना चाहिए C1 C2 C3 sp2 sp सब हाइब्रिडाइज दे रखा है, तो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा, सेलेक्ट द करेक्ट कोड फॉर द प्रॉपर सीक्वेंस। तो V3 किसके लिए है पहले देखें, यहाँ पर आ गया sp3, यहाँ पर आ गया sp2, यहाँ पर आ गया आपका sp। एक बात ठीक है, स्ट्रेचिंग की बात जब आती है तो स्ट्रेचिंग एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो है सबसे ज्यादा जो होगी वो 3 डिग्री वाले में होगी, यानी कि यहाँ पर होगी, उससे कम आपकी 2 डिग्री वाले में होगी, फिर 1 डिग्री में। इसका मतलब आंसर हमारा फिर सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए इसके बाद हम देख लेते हैं, इसमें प्रोडक्ट आपका Br2 से कराओगे तो पोजीशन नंबर यहाँ पर, यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, तो आपका 2 4 6 वाली कंडीशन है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, यहाँ बेंजोइक एसिड अगर बनाते हैं, Br2 से रिएक्शन कराओगे, फिर हाइड्रोलिसिस करा दोगे आप, तो ये नहीं आना चाहिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। प्रोडक्ट X बनाना है ना, एक्वस, तो ये हटाइए आप यहाँ से, अगर इसे हटा देते हैं, हीट कर दें, तो 2,4,6 ट्राई, तो उसके हिसाब से 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल आंसर आना चाहिए, ठीक है। और अगर हम इसके हिसाब से चलते हैं तो आपका 2 पे हाइड्रोक्सी है, प्रेफरेंस इसको ज्यादा मिलेगी ना, तो ये पोजीशन ही इन्वॉल्व होगी, और ये वाली, तो ये होगी आपकी 2 और ये हो गई आपकी 4 2 4 2 नहीं, इसमें से आंसर 3 पर 1 2 3 4 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी बेन नहीं आएगा। ये एक्चुअली में थोड़ा सा क्वेश्चन रॉन्ग है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आर्थो पैरा वाला जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है देन मेटा, ये बात आप याद रखना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, अगर ये हटा दे तो फिर आंसर 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल ही आंसर आएगा, इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये COOH ग्रुप ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये बात याद रखिएगा, अगर हम लोग इसे ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये ब्रोमीन से ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, ये बात ध्यान देना। विच वन इज एजोडाई, तो मिथाइल ऑरेंज जो होती है वो एजोडाई होती है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा संभल के करना पड़ेगा आपको। इसके बाद सीक्वेंस अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जब नेगेटिव वाली कंडीशन होती तो मिथाइल, फिर 2 इथाइल, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ठीक है, ये वाला भी सही हो गया हमारा। इसके बाद केवल 2 क्वेश्चन यहाँ पर फंसे हैं, विच कंपाउंड डज नॉट शो द कीटोइनॉल, बाकी सब शो करेंगे लेकिन इथेनॉल तो शो ही नहीं करता है, कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म, ऐसा भी आपको याद रखना है। विच वन इज द सेलेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो विच वन इज नॉट, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक, लेकिन ये न्यूक्लियोफिलिक है। इलेक्ट्रो मतलब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हो। अगर स्ट्रेंथ थ्योरी देखें तो सबसे ज्यादा साइक्लो, अगर हम देखें पेंटेन फिर ब्यूटेन प्रोपेन, यानी सबसे कम स्ट्रेंथ साइक्लोप्रोपेन में, उससे ज्यादा ब्यूटेन में, फिर पेंटेन में भी साइक्लोहेक्सेन में होता है, ऐसा आपको भी पता है और हमें भी पता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिए। ये आपका सल्फा ग्वानिडीन का स्ट्रक्चर कहलाता है, बिल्कुल देखते ही बिल्कुल याद आ गया है, कुछ नहीं करना है, सल्फा ग्वानिडीन के स्ट्रक्चर को आप जरूर पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद चले आइए साइक्लो कार्बोक्सिलेट आयन इफ प्रेजेंट इन द बेंजीन रिंग इज एक्सपेक्टेड टू, तो कार्बोक्सिलेट आयन अगर है तो वो मेटा आर्थोपैरा, अदरवाइज वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। अगर देखो ध्यान दो कि अगर आपके सामने ये आप नोट करिए, इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने ये नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये अगर आप COOH लेते हैं तो ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, इस बात को आप नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन अगर हम लोग बना लेते हैं तो ये बात आप नोट करो कि C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर O नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन से खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, अभी इसके खींचने की टेंडेंसी घट जाएगी, तो मतलब ये आर्थोपैरा हो जाएगा। वैसे तो ये मेटा होना चाहिए था, वैसे मैं आपको बना करके दिखाता हूँ यहाँ पर। ये हम लोग ले लेते हैं COOH, COO नेगेटिव। अब आपको ये अगर मैं इधर इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये इधर खींचेगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटेगी, तो इस हिसाब से तो ये मेटा डायरेक्टिंग होना चाहिए, सॉरी, तो ये मेटा ही लिखा जाएगा, मेटा लिखा जाएगा। COOH मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो यहाँ पर आप मेटा के साथ जाइए, सॉरी, यहाँ मेटा के साथ जाइए। वैसे आपको लग रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। बहुत ही अच्छा ये भी क्वेश्चन था, मेटा ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, नहीं तो बनेगा नहीं। मैंगनीज में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यही होता है, बिल्कुल सही है, आपका सामने बिल्कुल करेक्ट दिया, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आयनिक रेडियाई ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन इंक्रीज विद इंक्रीज इन एटॉमिक, बिल्कुल आयनिक रेडियाई जो ट्रांजिशन मेटल आयन का जो है पहले बढ़ता है, ठीक है, और पहले डिक्रीज होता है फिर कांस्टेंट होता है। यानी कि अगर हम ट्रांजिशन मेटल पर, तो पहले आपका डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ और फिर इंक्रीज हुआ, जबकि इसमें पहले इंक्रीज दिया है फिर ये, मतलब यही रॉन्ग है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, फिर एक ही ढूंढना ही है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं द करेक्ट IPAC नेम, अगर हम इसका देखते हैं तो करेक्ट IPAC नेम हो जाएगा टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो। तो टेट्राअमीन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम 4th आएगा ब्रोमाइड, तो यानी कि पहला ही वाला ऑप्शन हमारे सामने बिल्कुल राइट दिया है, तो पहले वाले ऑप्शन पर हम लोग टिक कर लेते हैं। विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये भी देखिएगा। इसमें आपका T2G लेवल के एनर्जी जो है वो लोअर देन EG लेवल इन द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है भैया। विच वन इज इनकरेक्ट, तो T2G लेवल हैज द लोअर एनर्जी देन EG लेवल इन, ये तो सही है, ये सही स्टेटमेंट है। T2G लेवल एंड EG लेवल आर नहीं, T2G लेवल हैज हायर एनर्जी, यही गलत है, ये गलत स्टेटमेंट है, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है। T2G लेवल की एनर्जी कम होती है एज कंपेयर टू EG, यही होता है, तो यही हमारा नहीं, तो ये तो टेट्राहेड्रल में दिया है ना, T2G लेवल हैज द हायर एनर्जी देन EG लेवल इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, तो ये भी सही है। एनर्जी गैप बिटवीन टू लेवल्स इन डिनोटेड बाय 10 dq इन बोथ द टाइप्स, which one is incorrect statement out of the following? गलत दिया है इसमें स्टेटमेंट। 115 वाले अगर क्वेश्चन को देखते हैं तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट ढूंढना है। T2G लेवल की एनर्जी तो कम होती है EG लेवल से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ये गलत है पहला वाला। T2G एंड EG लेवल आर इक्वल एनर्जी इन द ऑक्टाहेड्रल, नहीं इक्वल नहीं होता है, ये यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो पहले वाले पे आप आंसर लगाइए, पहले वाले को आंसर लगाइए, यही स्टेटमेंट आपका रॉन्ग स्टेटमेंट माना जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाकी तो सब राइट स्टेटमेंट है भाई। इसके बाद चल लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ द कॉम्प्लेक्स नॉट एग्जिबिट द ऑप्टिकल एक्टिविटी, इसमें कौन ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता है, तो जब एक ही टाइप के हैं तो कैसे शो कर देंगे, तो संभावना ही नहीं है, तो यही आप लगा ही लीजिए, बाकी तो सब शो ही करेंगे, दिक्कत नहीं है बाकी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो द हकल रूल, तो पैराबेंजोक्विनोन कैसे शो कर देगा, अगर पैराबेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर बना लो तो ये हकल रूल को किसी तरीके से ओबे नहीं करता, इस बात का ध्यान देना। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ये शो करेगा, ये भी शो कर देगा, ये भी शो कर देगा, तो इसका मतलब अब एक ही बचा हमारे पास लास्ट में, कौन सा है जरा चेक कर लें कि हम देखते हैं कौन सा हुआ,
ये वाला हो गया, यहाँ पर 2 CH3 सेम हो गए तो यही वाला आंसर हमारा हो जाएगा। आउट ऑफ फॉलोइंग विच वन इज इनकरेक्ट, इसमें से कौन इनकरेक्ट हो जा रहा है? तो क्विनोलिन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सम एंटी मलेरियल ड्रग्स, सम में नहीं होता है, ऑल में होता है। सल्फोनेशन एट हाई टेम्परेचर अगर सही है, नहीं, विच इनकरेक्ट, सल्फोनेशन एट हायर टेम्परेचर अकर्स मोर रेडली देन अल्फा पोजीशन एंड बीटा पोजीशन इन नेफ्थलीन। सल्फोनेशन एट हायर टेम्परेचर अकर मोर रेडली एट अल्फा, यही रॉन्ग है। अगर हम लो टेम्परेचर पर देखते हैं तो हमारा अल्फा और हाई पर देखते हैं तो हमारा बीटा आता है, तो यही हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। सल्फोनेशन अगर हम देखते हैं तो लो टेम्परेचर पर अल्फा होता है और हाई टेम्परेचर पर बीटा होता है, तो ये बात आप नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, तो एंटीबायोटिक कौन है इसमें? एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन है। सल्फा ड्रग्स जो है वो आपकी ये हो गई एंटी मलेरियल क्लोरोक्विन हो गई, सल्फा ड्रग्स सिबाजोल हो गई, एनाल्जेसिक हीरोइन हो गई। तो करेक्टली मैच्ड, यही करेक्टली मैच हो गया, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विद, व्हेन इथाइलिन ग्लाइकोल इज हीटेड विद डाई मिथाइल थैलेट, तो आपका डेक्रोन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर डेक्रोन लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्वेश्चन सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग, बेसिक ऑर्डर के हिसाब से आपको लगाना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक तो यही होगा, सी वाला सबसे ज्यादा बेसिक होगा, मिथाइल लगा है ना, सपोर्ट करेगा, ठीक है, सी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, और उसके बाद आपका बी होगा, फिर ए बी सी लाइन से लगने चाहिए, तो ये पहला वाला आंसर कोड हमारा सही होगा। यूजिंग द, तो सबसे ज्यादा बेसिक ये हुआ, उसके बाद एनिलीन हुआ, फिर ये ना, पहले तो ए ही आएगा क्योंकि यहाँ पर अंदर रिंग नहीं, ओ आई सी सॉरी, यहाँ रिंग है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा ए होगा, फिर उसके बाद सी आएगा, फिर बी, यानी कि ये वाला ऑप्शन होगा, ठीक सही, थर्ड वाला होगा। 23वें के साथ चले आते हैं, एसर्शन रीजन पर आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टॉलिन इज रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक, यानी कि ये स्टेटमेंट, टॉलिन ज्यादा रिएक्टिव हो जाता है बेंजीन से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर। टॉलिन मिथाइल ग्रुप दोनों सही है, बोथ ए आर और आर जो एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें आंसर अब नेक्स्ट मिलेगा। 123 का मतलब हुआ आर और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही। 124 पर चले जाते हैं, मैच इसको भी करना है। इस बार ऐसे क्वेश्चंस की भरमार रहेगी, आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त। यानी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कह रहा है कि मैच द लिस्ट करनी है, तो आपका हेट्रोपॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो इंसुलिन है, ऑलिगोसैकेराइड में अगर हम जाते हैं तो ये आपका लैक्टोज है, मोनोसैकेराइड में जाते हैं तो आपका मैनोज है, और होमो पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज है, तो इसका मतलब आंसर फिर हमारा यहाँ पर ए सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, ए आंसर हम सही कर लेते हैं। और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, लास्ट को विच इज द बेस्ट रिएजेंट टू अकॉम्प्लिश द फॉलोइंग कन्वर्जन, तो इसको करना क्या है, आपको तोड़ना है और HBr इसमें डालना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड HBr डालिए, H इधर डालिए, H इधर डालिए और Br इधर डालिए, इसका मतलब ये वाला हो जाएगा। साथियों इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा था वो हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस था 86 वाला, शायद 86 वाला था, वो हम डिस्कशन एक बार कर लें आपसे। ये हाँ, ये वाला था, जरा इसमें हम लोग ये कर लेते हैं कि वैंडर वॉल कांस्टेंट फॉर बी फॉर अ गैस इज 40.8 मोल पर ml पर मोल, ठीक है। एज्यूमिंग मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल एंड वो स्फेरिकल है, तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग स्फेरिकल अगर कंसीडर करते हैं तो वो एंड एवोगाड्रो नंबर इतना है, तो इसको आप लोग जरा कैलकुलेट करके हमें भेजिएगा। 86 वाले को आप लोग कैलकुलेट करके भेजिएगा कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक बार कैलकुलेशन करके हमें भेजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर माइंड कंफ्यूज कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। और जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं ये सब क्वेश्चन आप हमें, इस पर आप भी ट्राई कर लीजिएगा। एक बार 104वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 104। इसमें अगर हम लोग COOH लेते हैं, COOH यहाँ पर रिएक्शन नहीं करता है, इसके हिसाब से ये आंसर भी हमें रॉन्ग लग रहा है। तो 104 वाले को और 86 वाले को, 86 और 104 वाले को आप जरा सॉल्व करके हमें भेजिएगा, देखें आपका विचार इस पर क्या है। तो साथियों ये वीडियो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनेशन में हमने लगातार आपको क्वेश्चंस दिए हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बनने वाले हैं। चलिए, थैंक यू।